नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और आज कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही हैं। आज बातें होंगी कुछ अपनी और कुछ समाज को प्रेरणा देने वाली। मेरे साथ हैं अनु अहलावत। अनु अहलावत का परिचय ये है कि हरियाणा जुडिशियल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इनका चयन हुआ है और ये अपनी कैटेगरी की टॉपर हैं। तो आइए जानते हैं कैसे ये यहाँ तक पहुँची हैं। अनु जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं ठीक हूँ सर। आपके बड़े चर्चे हैं और अखबारों में खबरें छप रही हैं आपकी, ऐसा क्या कर दिया आपने? सर, मैंने अभी जो 2024 में हरियाणा सिविल सर्विसेज जुडिशियल ब्रांच का एग्जामिनेशन हुआ उसमें मैंने EWS कैटेगरी में रैंक 1 हासिल करी है और चयन हुआ है मेरा उसमें। अच्छा, ये आपकी पहली नौकरी है? नहीं सर, इससे पहले मेरा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हरियाणा में ही विद रैंक 1 इन जनरल कैटेगरी सिलेक्शन हुआ था सर, अभी 2023 में। अभी जॉब कर रहे थे आप? हाँ जी सर, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में एज ADA में कार्यरत थी। कहाँ पे? रोहतक ही थी सर। रोहतक की थी। हाँ जी। तो अब अनु, मुझे अब थोड़ा सा अपना बारे में बताइए, आप अपना कैसा बचपन रहा आपका और कैसे यहाँ तक आप पहुँचे? सर, मैं एक साधारण परिवार से ही हूँ। एक छोटा सा गांव है मेरा, बराना, जो विलेज बराना है डिस्ट्रिक्ट झज्जर में। तो वहाँ से हम 3 बहनें थी, तो मेरा भाई है वो छोटा है। तो जब मैं छोटी थी तो मेरे से तो 2 बड़ी बहनें ही थी। तो एक ये था कि हाँ, परिवार में एक फीमेल डोमिनेटेड एटमॉस्फेयर था जी, क्योंकि मेरी मदर एक हेड ऑफ द फैमिली हैं। पापा शहीद हैं और जो काका हैं वो खेती करते हैं। ठीक है। तो वो एक फीमेल डोमिनेटेड एनवायरनमेंट मैंने देखा कि जहाँ पे सारे फाइनेंशियल डिसीजंस, होम डिसीजंस सारे एक स्ट्रॉन्ग वीमेन ले रही है, जो मेरी मदर हैं सुरेश बाला। तो वो वहीं से ही एक शुरुआत हुई कि मैंने देखा कि एक फेमिनिज्म जो हम बात करते हैं, एक मतलब रियल फेमिनिज्म जो मैंने अपने परिवार में देखा कि रियल विमेन एम्पावरमेंट क्या है। तो वहीं से एक शुरुआत हुई। मेरी मदर का बड़ा ये था कि मेरी बेटियां एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे, अफसर बने। तो वहाँ से मैंने सोचा, माइंड में ये आता गया कि कुछ करना है जीवन में, कुछ बड़ा करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। वहाँ से मेरी स्कूलिंग जो हुई वो सापला द राइज अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई, जो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था। तो वहाँ पे मेरी मदर ने यही मेरी मदर का इंटेंशन था कि इंग्लिश मीडियम से अगर कराया जाए तो बच्चे शायद अच्छा कर पाएंगे, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। कि उनका ये नहीं था कि कुछ जोड़ना है, उनका ये था कि बच्चों पे लगाना है। जो उनके पास फाइनेंसेस थे, उन्होंने जो पेंशन आ रही थी पापा की, तो वो हम तीनों बेटियों पे लगाई। क्योंकि पापा कह के गए थे, जो शहीद जसवीर सिंह मेरे पापा हैं, कि ये मेरी बेटियां नहीं है, ये बेटे हैं जी। तो वो एक लाइन शायद उनके दिमाग में रह गई थी उनकी कि अब इनको बेटों की तरह पालना है, वही शिक्षा देनी है, वो सारी चीज़ें करनी है। तो वहाँ से मैंने मेरा 5th क्लास में एक एनुअल फंक्शन था, वहाँ पे एक बड़े चीफ गेस्ट आए हुए थे, उनका बड़ा मान सम्मान हो रहा था। तो मुझे लगा कि कुछ जीवन में ऐसा कर लूँ कि कहीं मुझे भी कहीं एनुअल फंक्शन में इनवाइट कर लें, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उस समय। तो वही एक मोटिवेशन मेरे को दिखा कि अभी इनको बुलाया है, ये इतना अच्छा बोल रहे हैं, सब इनको सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, मुझे ये रिकॉग्निशन चाहिए। तब तक एक एम क्लियर नहीं था कि क्या करेंगे जिंदगी में, पर ये था कि कुछ तो ऐसा करना है। एक था मोटिवेशन कि कुछ ऐसा करना है। उसके बाद मैंने जब 11th-12th में मैंने साइंस मेडिकल साइड लिया, क्योंकि लॉ के लिए ऐसा स्पेसिफिक बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती कि आप कौन सी, कोई भी ग्रेजुएट कर सकते, कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं। +2 में साइंस से मैंने करा, क्योंकि मेरी बायोलॉजी एक इंटरेस्ट था पढ़ने के लिए ही। वहाँ से करने के बाद मेरे को लगा, मेरी बड़ी सिस्टर ने, मैंने उनसे पूछा कि क्या करूँ, नीट करूँ या लॉ की तरफ जाऊँ। तो मैंने नीट का दिया, जो 12th के बाद हर एक बच्चा देता है बायोलॉजी स्टूडेंट, कि एक अटेम्प्ट तो देंगे। तो 2015 में मैंने दिया नीट, वो कैंसिल हो गया बाय आई थिंक गॉड ग्रेस, क्योंकि वो लीक हो गया था। पहली बार यहाँ रोहतक में कंडक्ट हुआ था, तो वो एक था कि वो पूरा कैंसिल ही कर दिया था। वो दोबारा रीनीट होना था उस टाइम पे 2015 में। तो मैंने सोचा कि भगवान नहीं चाहते कि मैं नीट करूँ, क्योंकि उन्होंने कैंसिल करा दिया है पेपर, तो मैं ऑप्शन 2 बच गया। मेरी बड़ी सिस्टर हैं ज्योति अहलावत खोखर, जो मेरे जीजू हैं सुभाष खोखर, वो उनकी वाइफ हैं। तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि वो तब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, MDU यूनिवर्सिटी में MSc कर रहे थे जेनेटिक्स से। तो बोले, अनु यहाँ पे लॉ डिपार्टमेंट में बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं। उन्होंने देखा और उन्होंने मेरा फॉर्म भर दिया, मुझसे पूछा नहीं। 5 ईयर वाले, 5 ईयर लॉ में BA LLB के लिए।
तो जैसे एग्ज़ाम होना था 2 तारीख को, 1 तारीख को शाम को कॉल करती है कि कल तेरा एग्ज़ाम है और आके दे दियो एंट्रेंस टेस्ट। मैं बड़ा ये हुई कि आप 1 दिन पहले बता रहे हो। लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा भी होता है कि प्रिपरेशन टाइम नहीं मिला है, लेकिन उनको था कि ये कर लेगी, इसका हमेशा से थोड़ा रहा है माइंड कि हाँ ये कर लेगी। मैंने दिया, बाय गॉड ग्रेस वो हो भी गया, उसमें मेरा चयन हो गया MDU में। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई लॉ की। लॉ बैकग्राउंड में मैं आई, लॉ का एक एक्सपोजर मिला। BA LLB 2015 में मेरा MDU में एडमिशन हुआ, तो वहाँ से सर शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद सर मैंने जब लॉ में एडमिशन लिया तो 2 साल तो हम BA के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं कि एक बेसिस बन जाए कि क्योंकि हम एक समाज की और एक लॉ क्या है, समाज के लिए बना हुआ है। जब तक हमें समाज का ज्ञान नहीं है, जब तक हम शायद लॉ को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे जी। तो वो 2 साल अच्छे थे जिसमें हमें पूरा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी और सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एक पूरे सारे समाज के आयाम पढ़ाए गए ताकि एक बेसिस बन जाए कि आप इस पे लॉ का क्या इफेक्ट है वो समझ पाएं। 2 साल वो पढ़े, एक अच्छा मेरा, क्योंकि पहले साइंस बैकग्राउंड था, मैं पहली बार BA के सब्जेक्ट्स पढ़ रही थी इतने चाव से। तो वो क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो प्रोफेसर होते थे वो भी बड़े, क्योंकि वो रिटायरमेंट के नज़दीक थे, दे वर वेरी एक्सपीरियंस्ड, उनका बहुत एक्सपीरियंस था, बहुत मन से पढ़ाते थे कि अगर 9 बजे की क्लास हमारी होती थी तो वो 9 बजे हमें क्लास में मिलते थे, कि ऐसा वो माहौल था उस समय पे। तो जब वहाँ से हुआ कि BA LLB करी, उस समय पे ऐसा नहीं था माइंड में कि जज बनना है, पर सर्च कर रहे थे कि क्या किया जाए। अब इसमें आई कुछ तो करना ही था, कुछ तो करना ही था, वो अब तक वही चल रहा है कि कुछ तो करना ही है। तो वो चल रहा है। मैं 2nd ईयर में हूँ कि अभी 3rd ईयर शुरू होने वाला है कि यहाँ अब लॉ के सब्जेक्ट्स आएंगे, तो मैं सर्च कर रही हूँ कि क्या किया जाए। तो टॉप ऑफ द प्रायोरिटी में आया कि इस फील्ड में जज सबसे बड़ी पोस्ट है। तो मुझे हमेशा से था एम द हाईएस्ट, तो मैंने वही सोचा कि जब हाईएस्ट एम जज है तो जज क्यों नहीं। तो जब टीचर्स पूछते थे तो मैम जज बनना है, सर जज बनना है, पर कैसे बनना है वो अब तक नहीं पता था। अच्छा, तब तक नहीं पता? हाँ, नहीं पता था कि ये भी नहीं पता था सिलेबस क्या है, क्योंकि अभी नॉर्मली BA के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, नॉर्मल रूटीन था ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स का जैसे होता है। बट 3rd ईयर में थोड़ा अपना माइंड सेट किया कि सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठते हैं, थोड़ा किताबें पढ़ते हैं। अभी कोचिंग का तो ऐसा मेरे माइंड में नहीं आया था, लेकिन ये था कि किताबों से ही होगा, कि अगर मैं इनसे ही रास्ता निकलेगा, अगर मैं किताबें ही नहीं पढ़ रही हूँ तो नहीं है जी। मैंने ये भी नहीं करा कि किसी सीनियर से पूछती हूँ या ऐसा नहीं। मैंने ये देखा कि मैं बुक शॉप पे जाती थी कि आप इस सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक दे दीजिए जो भी है, तो उसको मेरे को ये होता था कि सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठेंगे, इसको फ्रंट टू बैक पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, इसमें से क्या खुद को समझ आता है फिर वो देखेंगे। फिर टीचर्स हमारे ऐसे थे कि अगर एक एक चीज़ हम लेके जाते थे, सर नोट्स कैसे बनाने हैं, बेसिक से स्टार्ट किया क्योंकि कुछ पता ही नहीं था। फिर 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर में एक थोड़ा सेटबैक आया कि कोरोना आ गया लास्ट जब हमारा सेमेस्टर था, तो शायद वो सबके लिए कठिन समय था, मेरे लिए भी कठिन समय था, क्योंकि उस समय पे हॉस्टल छोड़ना पड़ा, घर पे चले गए थे। घर पे छोटे बच्चे थे उस समय पे, मेरी बड़ी सिस्टर के भी और मेरी दूसरी वाली सिस्टर के भी। हाँ, सब लोग तो वो उस समय पे बड़ा ये रहा कि बच्चों में भी लगे हम, एक फैमिली में भी ये रहा, रोज ये रहता था माइंड में कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। तो तब तो जिंदगी का ही भरोसा नहीं था, रुक गई थी जिंदगी। तो वो एक पढ़ाई में भी थोड़ी रुकावट आ गई। तो वो मेरे 7-8 महीने थे, वो बड़े कठिन थे, जब मैं एक अच्छे से जो मैं यहाँ रूटीन से पढ़ाई कर रही थी वो वहाँ नहीं हो पाई घर में, क्योंकि वो बच्चों के साथ थोड़ा ये रहता कि हम लग जाते हैं, उन्हीं में लग जाते हैं तो हाँ, मेरे को बड़ा, मेरी जो बड़ी सिस्टर की बेटी है वो मेरी ऐसी है जैसे मेरी बेटी हो, तो वो उससे मेरे इतना लाड था कि मैं बस उसको छोड़ ही नहीं पाती थी कि वो सारी चीजें उसकी करनी, वो सारी चीजें। तो मेरे को ही रहता था कि बाद में देखते, थोड़ा मैं भी रिलैक्स हो गई थी। तो वो जब, लेकिन 7-8 महीने जब गुजरे, 2021 आया, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा आया MP जुडिशरी के लिए उस समय पे। तो मैंने फॉर्म फिल करा, पर जब मैंने किताबें उठाई तो मुझे रियलाइज हुआ कि 8 महीने कितने ही भारी थे। वो मेरी 3 साल की जो सेल्फ स्टडी थी, टूट गया उसमें ना।
गैप बना हुआ। हाँ जी सर, क्योंकि वो जो 3 साल मैंने पढ़ा वो 0 हो गया था। जब मैंने देखा कि ये तो बड़ा गलत हुआ, मैंने दोबारा से किताबें फिर उठाई कि अभी फिर करते हैं, फिर लगते हैं, बट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मेरा प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ। ठीक है, एमपी जुडिशरी के लिए वो मेरा फर्स्ट सेटबैक था। फिर भी मैंने सोचा कि अभी तुम आई हो दोबारा से तो थोड़ा समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक रात में ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद 2021 में हरियाणा जुडिशरी और राजस्थान जुडिशरी साथ में ही आए थे, तो मैं फिर फुल फ्लैश्ड, मेरी बड़ी सिस्टर उस समय पे जज्जर रहती थी, तो मेरे जीजू और वो, तो उस समय पे मेरे को ये था कि टाइम चाहिए एक मेरे को अलग से, तो मैं उनके घर पे शिफ्ट हो गई कि अभी, क्योंकि वो दोनों वर्किंग थे, पूरा घर खाली है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे को बड़ा ये रहा कि हाँ, पढ़ाई करनी है सुबह से रात तक, अपना और कोई एम नहीं है। हरियाणा और राजस्थान के लिए मैंने फुल फ्लैश प्रिपेयर किया, ठीक है, बट फिर मेहनत करी अपने ओर से, मैंने मेहनत करी, बट फिर भी क्लियर नहीं हुआ। प्री ही क्लियर नहीं हुआ क्योंकि एक माइंड में प्रेशर बिल्ट हो गया था। इसमें प्री होता है, फिर मेन होता है, फिर इंटरव्यू होता है। हाँ जी, पहले ये जो हमारा हरियाणा जुडिशरी है प्री है, मेंस में 5 पेपर होते हैं जो सब्जेक्टिव लिखने वाले हैं, और फिर इंटरव्यू होता है 200 मार्क्स का। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है, तो उसमें प्री ही एक क्वालिफाइंग स्टेज होती है, उसके बाद आप मेंस में बैठ सकते हो। तो वो क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी मैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मेरा थोड़ा सा ये हो जाता था वीक, कि मैं आसान जो क्वेश्चंस होते थे वो बड़े गलत कर देती थी, छोटी छोटी गलतियां, सिली मिस्टेक बोलते हैं सर। हाँ, तो वो मेरी बड़ी गलतियां रही। फिर लेकिन मेरे को ये पता था कि मैं कर सकती हूँ, अब भी वो नहीं टूटा जो मोटिवेशन मेरा था, कि बेशक हो नहीं रहा है पर ऐसा नहीं है, काबिलियत नहीं है मेरे अंदर, मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी, वो मोटिवेशन फिर भी था। फिर सर 2022 भी, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे, यही वाले चल रहे थे आगे भी, तो वो ऐसे निकला, साथ साथ में मैंने एलएलएम फिर परस्यू करना शुरू कर दिया था 2020 के बाद, एमडीयू से ही, कि यहीं से करते हैं, सब टीचर्स को जानते हैं, तो यहीं से एग्ज़ाम दिया। एलएलएम स्टार्ट थी, उस समय भी एलएलएम साथ चल रही थी, मैं पढ़ाई भी कर रही थी। फिर 2022 के जब एंड आया तो उस समय पे मैंने सोचा कि अब थोड़ा सीरियस हो जाए, क्योंकि एलएलबी को करे हुए 2 साल हो चुके हैं, और हम एज अ फीमेल आई थिंक एक प्रेशर, सोशल प्रेशर रहता है, फैमिली की तरफ से कभी प्रेशर नहीं रहा कि मैरिज का प्रेशर है, बट फिर भी एक सोशल प्रेशर रहता है कि आपकी एज क्या हो रही है। तो मेरे को ये था कि नहीं, जल्द से जल्द क्लियर करना है। उस समय पे 2022 में यूपी जुडिशरी की नोटिफिकेशन आई दिसंबर में। मैंने सोचा कि अब थोड़ा फिर प्लेस चेंज किया जाए, कि अभी घर वहाँ से भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा और प्लेस चेंज करके देखते हैं। तो मैंने रोहतक में सर्च किया कि ऐसा प्लेस जो पीजी मिल जाए बट बिल्कुल शांत जगह पे मिले। तो मैंने, वो था वसंत विहार में, बिल्कुल लास्ट कोने में जाके एक पीजी, कि जहाँ पे घर भर हो आसपास में, और नीचे सेंट्रल, मतलब नीचे लाइब्रेरी हो बेसमेंट में, और ऊपर अपना पढ़ने का हो, ताकि डिस्टर्ब ही ना हो। ऐसा ही मिल गया आपको? ऐसा ही मिल गया। मैंने सर्च किया, मैंने वहाँ पे 9 दिसंबर 2022 को वहाँ पे शिफ्ट किया। ठीक है, वो मैंने उस मोटिवेशन से शिफ्ट किया कि अब यहाँ से मैं अपना सामान तब उठाऊंगी जब मैं जज बन जाऊंगी। तो वो अभी भी मैं वहीं रह रही हूँ पीजी में। अच्छा। अभी स्वागत करके जब फैमिली लेके जाएगी तो सामान तब उठेगा, तब वो आपके संदूक उठेंगे जब वहां से उठेंगे। तो सर वो तब मैंने सोचा कि अब तो कुछ नहीं, मैंने अपने एफर्ट्स कमी रखनी है। 9 दिसंबर 2022 से मैंने शुरू किया, और वो मेरा एग्ज़ाम था 12 फरवरी 2023 को, यूपी जुडिशरी का पेपर था 2023 का। उस समय पे मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे हिसाब से 18 घंटे की मेरी सिटिंग रहती थी। अच्छा, इतना पढ़ना होता है? इतना पढ़ना होता है, क्योंकि मेरे माइंड में था कि कुछ कमी ना रह जाए। कम में भी हो जाता है, इतने आवर्स की वैसे जरूरत नहीं है, बट मेरे माइंड में ये तो कि इस बार कमी ना रह जाए। हाँ, मेरे को ये था कि कोई सेटबैक काफी मिल चुके थे, क्योंकि मेरे बीच में मैंने महाराष्ट्र जुडिशरी भी, मैं फेल्योर से ही इंसान मजबूत बनता है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन जब ये मिल रहे होते तब अच्छे नहीं लगते, तब नहीं लगते सर। तो उस समय पे मेरे को ये था कि अब कमी ना रहे, तो उस समय पे मैंने सोचा कि अब, क्योंकि यूपी जुडिशरी का हरियाणा वाले बच्चे वैसे देना एक पसंद नहीं करते, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत वास्ट है। अच्छा। उसमें प्री में भी 2 पेपर होते हैं। उसमें पहला पेपर होता है जीके का, जिसमें पूरा जनरल अवेयरनेस आता है, स्टैटिक यूपी के बारे में स्टैटिक भी आता है, और उसमें हमारी करंट अफेयर्स भी, तो वो पूरा आपको पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है कि, और एक आपका लॉ का सब्जेक्ट आता है। तो वो एक प्री में भी बड़ा चैलेंज होता
होता है कि आप इस लेवल पे प्रिपेयर करो। मैंने कभी नहीं सोचा था यूपी के लिए प्रिपेयर करूंगी, बट विद नो ऑप्शन फिर भी मैंने कि नहीं मैं कर सकती हूँ। तो फुल फ्लैश्ड मैंने खुद से ही एक जैसे मैं अपना बता रही हूँ तो किसी ने अपना बताया था कि कैसे प्रिपेयर करना है यूपी जुडिशरी के लिए। तो अभी पीछे अपने सेक्टर की एक उनका हुआ था, तो वो मैंने उनका देखा सर कि कैसे करना है। अच्छा, उन्हीं का देखा था? हाँ, तो कि बुक्स क्या हैं, क्या रेफरेंस है, क्या करना चाहिए, तो मैंने ये देख के अपना शेड्यूल बनाया। उस समय पे मेरी ये सिटिंग रहती थी कि इसके अलावा पढ़ाई के अलावा कुछ ना किया जाए। ठीक है, कि खाना भी खा रहे हैं तो शायद पढ़ ही लें तो अच्छा है। तो उतना लेवल ऑफ डेडिकेशन मैंने करा, फिर भी सर मेरा 1 नंबर से रह गया। ओके लास्ट झटका था ये। हाँ, ये बिल्कुल ये था एंड ऑफ। यहाँ के मोस्टली लोग है ना तैयारी छोड़ देते हैं। बिल्कुल, तो वो आप मेरे उससे समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाहती हूँ कि यूपी जुडिशरी में मैंने सोचा कि अब मेरा लास्ट ऑफ द अटेम्प्ट, लास्ट ऑफ द एफर्ट्स मैं लगा रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। कि मैं बिल्कुल ही अपना सब कुछ उसमें लगा रही हूँ, तो उससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। बट फिर भी छोड़ नहीं सकते, फिर भी था कि कर सकते, करना है। लेकिन फिर एक सेटबैक ये आया, इमोशनली भी आया। तो मेरी डिपार्टमेंट में है प्रदीप लाकड़ा मैम। तो वो उनका, क्योंकि उस समय पे जब 2021 में हरियाणा जुडिशरी का हुआ था, तो जब फाइनल लिस्ट 2023 में जब वो लगी थी, मतलब वो पूरा पेपर होके, क्योंकि पोस्टपोन होता चला गया था, तो वो जब मेरा ही क्लासमेट था तो उसका सिलेक्शन उसमें हुआ। तो मेरे को ये रहा कि क्योंकि वो मेरे साथ मैंने देखा हुआ था, वो उसका प्रिपरेशन क्या है, हम कहाँ से हमने शुरू किया, तो मेरे को ये था ये मेरे जैसा ही है, ये कर गया तो मैं भी कर लूँगी। मेरे को ये था कि ये मेरे को बता दे इसने कैसे कर लिया। हाँ। तो मैंने उसको फ़ोन मिलाया कि देख ऐसे ऐसे सच्चाई से ये बता दे तूने कैसे किया। ठीक है। तो उसने भी जेन्युइनली बताया कि एक ही शब्द बताया कि प्रदीप मैम। तो मेरे को ये था कि अब तो वो गुरु मिल गया, अब तो मेरे ख्याल से वो मंजिल भी मिल जाएगी। तो प्रदीप मैम में मुझे मिला मेरा गुरु, मैं मैम के पास मिलने गई। तो मैम का पहले, कुछ लोग है ना निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। वो सर उनका मतलब वो इंटरव्यू में भी थोड़े थोड़े से रहा जब वो प्रिपेयर कर रहे थे। तो मैं उनको आज भी कहती हूँ कि मैम आपका एक बड़ा मोटिव था कि आप शायद वहां लग जाते तो हम रह जाते। आपको एक उनका इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों का हमारा होना था सर। तो उसने वो बोला, तो मैं मैम के पास गई, तो वो यूपी वाला फेलियर तो मैं लेके ही गई थी। तो उन्होंने बोला कि अनु आपका भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी, LLB में भी सिल्वर मेडलिस्ट थी। तो मैम को ये था कि बच्चा अभी तक लगा हुआ है, इसका क्यों नहीं हुआ। तो मैं रोने लगी कि मैडम मेरा तो नहीं हुआ है क्योंकि एक होता है कि मैम पूछ रहे इतने अच्छे से भी नहीं हुआ, तो मैम नहीं हुआ। फिर मैम से मैंने बोला मैम एक चीज़ है, आप मेरे को बोल दो 24 घंटे पढ़ना है तो मैं पढ़ लूँगी। सच्चाई में मैंने यही शब्द मैम को बोले कि आप मेरे को ये कह दोगे ना 24 घंटे पढ़ने से अनु जज बन जाएगी, तो शायद मैं 24 घंटे पढ़ने को तैयार हूँ, बस आप मुझे मेंटोर कर दो, आप मुझे पढ़ा दो। तो उन्होंने भी ये देखा कि इसमें है, जिद है, बनना चाहती है। तो उन्होंने फिर शुरू किया। उस समय पे हरियाणा ADA आ गया था, नोटिफाई हो गया था मार्च में, क्योंकि ये मार्च अप्रैल के टाइम पे। तो मैम ने कहा जुडिशरी है आगे, बट अभी जो हाथ में उस पर मेहनत करते हैं, वेट करने का कोई मतलब नहीं है। अभी जो ऑप्शन है उसको पकड़ो, फिर आगे करेंगे। तो वो मैंने सोचा कि मैम, अब मेरे को कोई डाउट ही नहीं था माइंड में, जो मैम कहेंगी, अगर मैम कह रही हैं कि ऐसे लेट के पढ़ना है ना, तो भी वही टेक्निक करनी है। मेरे को इतना, मैं प्रिसीजन से मतलब उनके हर एक चीज़ को मतलब ये देख रही थी कि जैसा मैम कहेंगी वैसा ही करना है। तो प्री आई थिंक जो जुडिशरी वाले बच्चे होंगे जिन्होंने ADA दिया होगा वो मेरे से रिलेट करेंगे। इवन मोस्ट टफेस्ट प्री आया था हरियाणा ADA, क्योंकि पैटर्न पहली बार चेंज किया गया था। पहले हरियाणा ADA में प्री और इंटरव्यू होता था, पहली बार उसमें मेंस ऐड किया गया। प्री में 20 नंबर में हरियाणा GK, स्टैटिक, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स सब कुछ ऐड कर दिया गया। हमें ये था कि पहली बार मौका मिला है और फिर भी पूरा चेंज कर दिया। बट मैं उससे बहुत खुश हुई थी पर्सनली कि अब मेरा सिलेक्शन, अगर पेपर मुश्किल होता तो वो सबके लिए मुश्किल हो जाता है। बस इतना है कि आपकी मेरिट नीचे चली जाएगी। तो वो उस समय पे आई थिंक 57 पे मेरिट गई थी, जबकि पहले वाले एग्जाम्स में 90+ मेरिट जाती थी जी। तो वो क्योंकि वो 40 पेज का एक प्रीलिमिनरी पेपर था, 2 घंटे में करना था, ऐसे लेवल का एग्जाम वो हुआ, तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि पहला ही पेपर वो हुआ प्री जो इतना टफ आया हुआ था, और किसकी गाइडेंस में, मैम की गाइडेंस में हुआ।
तो प्री हुआ, उसके बाद जब प्री का रिजल्ट आया तो हमें 40 डेज मिले थे, लिमिटेड टाइम था। तो उस समय पे मैम ने बोला कि इसमें नोट्स भी बनाने हैं, आपको सारा प्रिपेयर भी करना है। तो वो जब मैम ने कहा कि मैम से मैं एक शेड्यूल बनाने गई तो मैम बड़ी ऐसी बातें बताते थे जो सुनने में एक इंसान को लगे कि इम्पॉसिबल सी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कि एक नॉर्मल इंसान शायद कर ही नहीं पाएगा। तो वो बोले कि अपना शेड्यूल बना के लाना, फिर मैं देखती हूँ। तो मैं मैम के पास गई, मैम मैंने ये शेड्यूल बनाया है कि 1 महीने में तो पढ़ूंगी, नोट्स बनाऊंगी, 10 दिन में उसको रिवाइज करूंगी। और मैम का क्या कहना था कि 12 दिन में नोट्स बनाएंगे फिर रिवीजन करेंगे। अच्छा, 12 दिन में 13 सब्जेक्ट के नोट्स, आई थिंक सबको इम्पॉसिबल सा लगेगा कि 12 दिन में कैसे हो सकता है, पूरा जुडिशरी के ही वो, क्योंकि सब्जेक्ट्स वही थे। लेकिन वो पॉसिबल हुआ जब हम करने लगे, वो हुआ। वो मैम हर एक सब्जेक्ट आता गया, टेस्ट मैम लेती, तो वो उतना उनका रिस्पॉन्स था। जब मैंने पहला मेरा एडीए का मेंस का पेपर लिखा, आई थिंक पुअरेस्ट स्कोर था मेरा 55 to 60, 200 में से मैम ने मुझे दिए थे कि, लेकिन मैम बोला तू इम्प्रूव करेगी। मेरे को ये होता था कि मैं सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठती, डेली मुझे ये था कि आज मैं इतना लिखूंगी, 10 घंटे 12 घंटे लिखती ही रहूंगी, तो अगले टेस्ट में मुझे चाहे मेरे को 5 नंबर का इम्प्रूवमेंट हो, मुझे इम्प्रूव करना है हर टेस्ट के साथ, हर टेस्ट के साथ। जब मेरा लास्ट मैम ने मॉक लिया, उसमें मेरे 135 मार्क्स मैम ने दिए, आ गए थे उस लेवल पे आ गए थे। तो हम कॉन्फिडेंट थे कि हाँ अब हो जाएगा। फिर मेंस दिया, मेंस क्लियर हुआ एडीए का। फिर इंटरव्यू आया, इंटरव्यू आई थिंक वो मेरा बहुत ग्रिलिंग इंटरव्यू चला था, क्योंकि वो 35 मिनट इंटरव्यू चला था। उसमें मुझसे 40 to 45 क्वेश्चंस पैनल ने पूछे थे। 5 मेंबर्स बोर्ड था उस टाइम पे एचपीएससी में। तो मैम ने भी ये बाहर आके, मैंने जब उनको क्वेश्चंस बताए कि 45 क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो भी एक यूं रह गए थे कि इतने क्वेश्चन इंटरव्यू में, क्योंकि वो आई थिंक रैंक डिसाइड कर रहे थे। जब रिजल्ट आया तो जो मेरी रैंक 1 थी और रैंक 2 के मेंस में नंबर सेम थे। और इंटरव्यू में मेरे ज़्यादा लगे थे, तो मेरी उसमें रैंक 1 आई थी। तो वो हुआ, तो घर पे भी एक माहौल बहुत अच्छा था कि हाँ एडीए में हुआ, वो भी विद रैंक 1। अच्छा लगता है सबको, अच्छा लगता है। तो और आपको भी थोड़ा ये कॉन्फिडेंस आया कि जिस टारगेट के लिए आप काम कर रहे हो वो मिल सकता है। वो अचीवेबल लगने लगा कि हाँ अब तो हम आ गए हैं, नज़दीक आ गए हैं। तो घर पे भी एक खुशी का माहौल था, तो बोले नहीं सब सेलिब्रेशन करेंगे। तो मैंने सबको रोका, नहीं अभी वो अचीव नहीं हुआ है जिस पे सेलिब्रेशन करना चाहिए, रुको ज़रा अभी हम आने वाले हैं, तो वो उस आने का हमें समय दो। तो फिर एक 17 दिसंबर को हमारा ये रिज़ल्ट आया 2023 में, और 1 जनवरी 2024 जो न्यू ईयर वाला दिन था, हमें एक गिफ्ट मिला कि हरियाणा जुडिशरी नोटिफाई हो गया। फिर हम फिर लग गए, तभी ज्वाइन भी नहीं हुआ था कि अब फिर लग जाएंगे, जुडिशरी आ गया, हरियाणा जुडिशरी। वही प्रदीप मैम फिर से, प्रदीप मैम ही थी कि हाँ अनु बीच में भी नहीं छोड़ा था, उनका भी इंटरव्यू करना पड़ेगा। हाँ जी, वो तो एक पर्सनैलिटी, उनका ऑरा आई थिंक, मतलब जो उनके ऑरा में आएगा शायद वो थोड़ी देर तो ओ में रहेगा कि मतलब इतना पॉजिटिव पर्सनैलिटी कोई कैसे हो सकता है। तो उनका मैम ने रहा, क्योंकि बीच में मैम ने नहीं छोड़ा था। दिल्ली जुडिशरी भी मैंने दिया, एडीए का जब मेरा रिजल्ट आया और उसके बीच में जो 15 दिन थे उसमें मैंने दिल्ली जुडिशरी भी दिया, लेकिन वो मेरे पास कम टाइम था तो मेरा प्री नहीं हुआ, बट काफ़ी अच्छे मेरे मार्क्स आए थे, मैं सेटिस्फाइड थी। मैं ऐसा नहीं था कि नहीं हुआ तो दिक्कत है, अच्छा है, चल रहे हैं, तैयारी चल रही है। हरियाणा जुडिशरी नोटिफाई हुआ, प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उस समय ये चल रहा था कि आज आ जाएगी ज्वाइनिंग एडीए की, ऐसी डिस्कशन चलती रहती थी। फिर भी ये रहता था कि नहीं प्री का अपना ध्यान रखना है। तो उस समय पे हमें 28 फरवरी को यहाँ पे बुलाया गया था पंचकुला ज्वाइनिंग के लिए, और 3 मार्च 2024 को हमारा प्री था हरियाणा का। हम ये सोच रहे 2 दिन तो वेस्ट हो जाएंगे, ये तो लास्ट है। फिर भी मैम ने कहा कि तैयारी तो पूरी है अनु, तो दिक्कत ही नहीं, दो आराम से, कोई नहीं, ये भी टाइम एंजॉय करने का है। तो हम अपने से अच्छे से ज्वाइनिंग करी वहाँ पे पंचकुला, और 3 का पेपर दे दिया हमने। फिर थोड़ा रिलैक्स हुए, फिर रिज़ल्ट आया। फिर जुलाई को 12, 13 और 14 जुलाई को हमारा 2024 में मेंस का पेपर था। ये 3 दिन चलता है लगातार, और 5 पेपर होते हैं सुबह शाम। एक पहला जो पेपर होता है वो इंडिविजुअल होता है, फिर सुबह में, फिर शाम में लैंग्वेज पेपर, सुबह शाम में लैंग्वेज पेपर, ये 5 पेपर चलते हैं। तो उस समय पे हमारे पास फिर वही 40 डेज टाइम, वही रिजल्ट आने के बाद प्री और मेंस के बीच में। अब तो इंग्लिश भी करनी है, हिंदी भी करनी है, 3 लॉ के पेपर भी करने हैं। एडीए में तो एक ही लिखा था, तो बड़ा मैम से यूँ, मैम 3 दिन कैसे लिखा जाएगा, हाथ भी दुखने लगेंगे, कैसे होगा। तो वही मैं दिमाग खाने लगी। मैम बोली होगा आराम से आराम से। तो वही रहा कि
मॉक लिखते, वही हमारा वही प्रोसेस, हर एक सब्जेक्ट उठाते, क्वेश्चन लिखने हैं, पेपर लिख के आने हैं, 3-3 घंटे पेपर लिखने हैं, वो पूरा 40 दिन चला क्योंकि नोट्स तो बन गए थे जी। अब वो नोट्स बनाने की दिक्कत नहीं थी क्योंकि मैम ने वो जुडिशरी के अकॉर्डिंग नोट्स बनाए थे, तो मेरे नोट्स बने हुए थे, तो वो इतने शॉर्ट नोट्स थे, वो एक फोल्डर में आ जाते थे, पूरे 13 सब्जेक्ट्स। अच्छा। हर एक सब्जेक्ट्स के सिर्फ 5 पेज होते थे। उनसे लोग आपकी फोटोकॉपी मांगेंगे। उससे फायदा नहीं होगा शायद, वो समझना मेरी, शायद जो देखते थे यूँ कहते थे कि 1-2 चश्मे और लगा लेंगे शायद तब पढ़ पाएंगे इसको। वो इतना छोटा मैंने लिखा हुआ था क्योंकि 5 पेज में समझेंगे हमारे लॉ वाले, सीपीसी को मेंस के लिए लिख पाना बहुत मुश्किल है, शायद असंभव ही लगे कि ऐसा हो नहीं सकता, पर ऐसा हुआ है क्योंकि मेरे सारे सब्जेक्ट्स के नोट 35 पेजेस में थे, तो वो एक फोल्डर में रखती थी मैं, मेरे पास बस एक फोल्डर लिए घूमती थी, ऊपर जा रही हूँ नीचे जा रही हूँ, बस पढ़ते रहते थे कि क्योंकि हमारे में केसेस बहुत ज़्यादा लिखने होते हैं, तो वो मुझे विद AIR याद होते थे कि कौन से साल में आया है, कौन से जज ने दिया है, कितने जज की बेंच थी, तो एक बड़ा प्रिसीजन से मैम प्रिपेयर कराती थी। तो उसमें जब हम तैयारी कर रहे थे तो एक भगवान का भी शायद साथ रहा, उन्होंने मेरी स्ट्रगल देखी, तो जब मेरे को डर था कि कहीं हिंदी में ना रह जाऊं, मुझे और किसी चीज़ का डर नहीं था क्योंकि हिंदी मेरी हमेशा से थोड़ी कमज़ोर रही, मैंने सोचा इस पे मेहनत करते हैं कि मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। तो मैं हर एक दिन हमारे वहाँ पे न्यूज़पेपर आता था, उसको उठाती पढ़ने से फिर वर्तनी में लिखती, पेन लेती, वर्तनी को लिख के देखती कि कोई गलती तो नहीं हो रही है, सुधार करना, ट्रांसलेशन करना, पद्यांश गद्यांश डेली प्रैक्टिस करने, जीके पढ़नी, ग्रामर पढ़नी, मतलब इसमें ग्रामर पढ़नी, तो पूरा ये मेरे का पूरा ये रहता था कि नहीं कमी नहीं छोड़नी, अपनी तरफ से नहीं छोड़नी। हमने जो इंग्लिश हिंदी के लिए जब मॉक करे तो उसमें जो मैम ने बाय गॉड ग्रेस मेरे से जो ऐसे लिखवाए इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, वही एक्चुअल पेपर में आए हुए थे। इंग्लिश में 100 नंबर का ऐसे आता है और आप सोचें जो आपने 3 दिन पहले ऐसे लिखा और वही आपको पेपर में मिल जाए तो कितनी खुशी होगी, कितनी खुशी होगी। मुझे इतना मैं खुश हुई, आपके लिए तो पेपर लीक जैसा हो गया। हाँ, मैं मैम को बड़ा बोलती थी, मैम आपको तो पता था पेपर, अब भी आज भी बोल देती हूँ कि फिर, लेकिन हो सकता है मैम ये प्यार किया। लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो एक्सपीरियंस उतना था उनको, क्योंकि कि इतने बच्चे टॉपिक आने हैं, हम 10 ये टॉपिक पता होता है, वो बच्चों को पढ़ा रहे इतने साल से, तो हाँ वो एक्सपीरियंस था उनके पास। तो एक डेमोक्रेसी पे एक टॉपिक आया था, वो मैंने उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ था और वो भी मैंने, मतलब मेरे पास समय कम था तो बड़ी ट्रिक्स यूज़ करी थी, क्योंकि जो हमारी यूपीएससी के टॉपर्स होते हैं उनकी कॉपीज होती हैं, साइट पे अवेलेबल होती हैं, तो मेरे को था 40 डेज हैं, अब खुद से लिखने लगूंगी तो उतना समय मेरे पास है नहीं कि मैं एक एक चीज़ खुद से लिखूं। तो मैं क्या करती थी, रोज मेरा ये रूटीन रहता था कि इंग्लिश का ऐसे पढ़ेंगे 2 टॉपर्स की कॉपी से, फिर उस पर खुद सोचेंगे, उनका सोचने का क्या ढंग है उस पर सोचेंगे, फिर अपना ऐसे लिखेंगे कि दोनों को मिला के और अपनी चीज़ें मिला के, तो मैंने सोचा कि बहुत हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर। हाँ, तो और बेहतर सारे आयाम उसमें, सारे डायमेंशंस शायद डल पाएंगे, तो वो एक मेरा तरीका था ऐसे का और वो शायद कामगर आया। इंग्लिश में भी मेरे अच्छे नंबर आए, हिंदी में भी मैम ने कहा, जब बीच में पेपर में 2 घंटे होते हैं, सुबह वाले और शाम वाले में, तो सुबह मैम से मेरी पहला पेपर होने के बाद जब हिंदी का पेपर होना था तो मैं मैम से बात करी, मैम गद्यांश में अगर कुछ ऐसा आ गया मुझे नहीं आया तो, बोली अन्नू कबीर के दोहे आ जाए तो कैसा हो। तो मैं सोच रही हूँ मैम इस टाइम पे टॉपिक बता रहे हैं तो कैसे क्या होगा। मैम बोली, मैंने बोला कि मैंने पढ़े तो हुए हैं कबीर के दोहे, पर पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन वो बाय गॉड ग्रेस कबीर का ही दोहा आया। तो वो मैंने देखा तो मैं इतनी खुश होगी कि ये तो मेरे को, मैंने लिखा हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है, तो वो ऐसे का ऐसा लिखा गया, तो वो उसमें भी अच्छे नंबर आए। भगवान भी आपका साथ दे रहा था क्योंकि सर वो उन्होंने मेरा स्ट्रगल देखा है। तो मैं ये कहती थी हमेशा कि मैंने जो मेहनत करी है वो शायद पूरी मैं जानती हूँ, चाहे मेरा भगवान जानता है, उसके अलावा तो कुछ शायद पार्ट एंड पार्सल में, पीसीज में सब जान पाएंगे, लेकिन जो मेरी मेहनत है वो पूरी जानता है और मैं पूरी जानती हूँ। तो उसने मेरी मेहनत देखी थी, तो वो एक साथ भगवान ने भी दिया और हमने भी मेहनत में कसर नहीं छोड़ी थी, तो मेंस भी हुआ। फिर हमारा 22 सितंबर का इंटरव्यू शेड्यूल था। इंटरव्यू सर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कंडक्ट होता है जुडिशरी का, तो उसमें भी सर 5 बोर्ड्स का मेंबर था, जजेस थे और एजी ऑफ हरियाणा, हाई कोर्ट के जज होते हैं, हाँ हाई कोर्ट के जजेस थे और एजी ऑफ हरियाणा पार्ट ऑफ द पैनल थे। तो एवरेज मेरा चला 15 मिनट्स इंटरव्यू चला उस समय पे,
वो एक आई थिंक एवरेज ही इतना चल रहा था कि किसी का 10 से 15 मिनट इतना ही चल रहा था, तो 15 मिनट मेरा वो भी चला। काफी लेंथी होता है, 15 लेंथी होता है, पर सर मेरे को ये लग रहा था कि एडीए में तो 35 मिनट चला, मेरे को ये लगा कि कहीं कम अच्छा, तो नहीं एडीए होगा। में ज्यादा चला है? उसमें ज्यादा चला था वो सर, तो एचपीएससी ने लिया था। एचपीएससी ने लिया था, तो यहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस अलग था कि यहाँ पे हाई कोर्ट ले रहा है, 15 मिनट में ले रहा है। तो उस समय पे मैं इतना खुश थी, मैं आज भी अगर सोचती हूँ कि मैं शायद जीवन में इतना खुश कभी नहीं होंगी। मैं बाहर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसमें? उसमें सर लॉ बेस भी पूछ सकते हैं और जीके बेस भी पूछ सकते हैं। तो सर मेरे से लॉ बेस्ड ही पूछे गए थे सारे सवाल। तो मेनली जीके वीके तो टेस्ट हो ही चुके थे। हाँ, जीके टेस्ट हो चुकी थी, लेकिन लॉ बेस्ड ही पूछे गए थे। लॉ बेस्ड में भी मुझसे ऐसे अटपटे ही सवाल पूछे, जो मैंने पहला जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा वो मुझे आता ही नहीं था। क्या पूछा उन्होंने? जैसे सर पहले हम एंटर किया, तो जैसे ही हम बैठ गए उसके बाद उन्होंने इंट्रोडक्शन के लिए पूछा। उसके बाद उन्होंने जब स्टार्ट किया तो हमारा एक सीपीसी में सेक्शन 60 होता है, वो सबको पता है क्या है। अटैचमेंट होता है कि प्रॉपर्टी अटैच करके कि अगर कोई पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसकी बेच के आप उसको प्रोवाइड करा दो, एक बेसिक सा है वो टॉपिक। लेकिन उसमें ये है कि आप घर की चीजें नहीं अटैच कर सकते, किसी का जरूरी चीजें जैसे आपने गैस सिलेंडर अटैच हाँ, कर दिया ये अटैच नहीं कर सकते। तो उसमें एक पंजाब हरियाणा का एक स्पेशल अमेंडमेंट था जो आई थिंक किसी ने नहीं पढ़ा होता, 60 का क्लोज CCC। तो उन्होंने वही मेरे से पहला सवाल पूछा कि अनु आपको पता है कि ये सेक्शन 60 का CCC क्या है? मैंने बड़ी स्माइल करते हुए बोला नहीं सर, मुझे नहीं पता है, मुझे सेक्शन 60 पता है बट मुझे ये नहीं पता है। तो बोले कोई नहीं, हम आपको समझाते हैं। पहले उन्होंने मुझे 60 का CCC समझाया कि इसमें क्या है कि किसी का घर जिसमें वो रह रहे हैं रेजिडेंशियल हाउस, उसको अटैच नहीं कर सकते अगर कोई आपको मतलब पेमेंट करानी है। तो मैंने वो समझा, उस पे फिर उन्होंने मुझसे सवाल पूछा। तो वो एक प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन था कि एक ऐसा है करोड़पति जिसके पास पेंट हाउस है और उसको सिर्फ 50,000 ही पे करने किसी को, और उसको डिक्री भी मिल गई, डिक्री होल्डर को उसको मतलब एक डिक्री मिल गई कि हाँ इसको एग्जीक्यूट करके 50,000 दो, लेकिन वो उसमें तो वो रह रहा है। तो आप एज अ जज क्या करोगे? तो ये तो एक बड़ा ये हो गया कि आप बाय लॉ चलोगे या जो बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है वैसे ही करोगे। तो मैंने कहा कि यस सर, कि विद इन द बाउंड्स ऑफ द लॉ एक्ट तो करना है, लॉ से बाहर जाके तो एक्ट नहीं करना। बट एज अ जज डिस्क्रिशन होती है, हमारे पास भी एक जज में भी एक माइंड होता है। अदरवाइज अगर बिल्कुल ही विदाउट माइंड जज बैठे तो आई थिंक वो कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि उनके पास एक हायर डिस्क्रिशन पावर है, वो सोच सकते हैं, उसको लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने उनको यही बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस पे एक जवाब दिया कि सर मैं दोनों का ये देख के, अब जब उनके पास पेंट हाउस है तो उसको बेच के एक नॉर्मल हाउस होल्ड में वो रह सकते हैं। 50,000 रुपीज उसके लिए बहुत एक क्रूशियल अमाउंट है। तो आई थिंक दोनों का राइट एक बैलेंस करके मैंने उनको जवाब दिया। जबकि मेरे को पहला प्रोविजन ही मुझे नहीं पता था, लेकिन एक मैंने बैलेंस अप्रोच लेके, तो उन्होंने शायद ये सोचा कि इसका एक कि ना पता होते हुए भी अनएक्सपेक्टेड कोई सिचुएशन है। जजेस को भी फैसले देते हुए प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी पड़ती है, ये बहुत जरूरी चीज है। यस सर, क्योंकि वो वही जज कर रहे थे मुझे लग रहा है आपकी, क्योंकि सर लॉ तो बुक में लिखा ही हुआ है। हाँ, लॉ तो सबके लिए लिखा हुआ है वो तो। जब जज बन जाएंगे तो बुक्स तो मिलेंगी, लेकिन उस समय की परिस्थितियां क्या है उसके हिसाब से आपको फैसला लेना है। हाँ जी सर, कि आप उस समय पे आपका दिमाग कैसे चल रहा है वो उसको टेस्ट कर रहे थे। पर उस समय पे तो हमें लगता है कि अब ये आ नहीं रहा तो कैसा रिस्पॉन्स होगा जब तक सेलेक्ट नहीं होते। फिर उन्होंने दोबारा भी जो क्वेश्चन पूछा, वो नए लॉज अब जो चेंज हो गए BNS से, ये जो चेंज हो गए हैं भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता से, मुझसे सवाल पूछा गया था कि जो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है उसने अगर कोई ऑफेंस कर दिया है तो आप उसको कैसे उसका कॉग्निजेंस लेंगे। तो पहले उसमें कोई समय सीमा नहीं होती थी स्टेट गवर्नमेंट से सैंक्शन लेने की, वो आपने पढ़ा हुआ था? हाँ, वो मेरे को टाइम उसका भी नहीं पता था। अच्छा। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अब उसमें नए में ऐड हुआ था कि 90 से 120 दिन का समय उसमें होना चाहिए, बट वो टाइम मुझे नहीं पता। प्रोविजन मुझे पता था कि हाँ वो डीम्ड हो जाएगा उस समय के बाद। तो मैंने बोला, तो जो सर थे जो बोर्ड मेंबर्स में, तो बोले कि टाइम की कोई दिक्कत नहीं, आप हमें कॉन्सेप्ट बताओ कि टाइम की कोई वो नहीं, आपकी प्रोविजन बताना जरूरी नहीं है, टाइम तो आप पढ़ लोगे, बट आप प्रोविजन बताओ कि आपने उस प्रोविजन से क्या समझा। मुझे वो प्रोविजन पता था कि हाँ इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इस समय में अगर वो सैंक्शन नहीं मिलता तो उसको हम मान लेंगे कि सैंक्शन मिल गया है। तो वो ये हुआ, उनको वो बड़ा खुश हुए। जब मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ तो उन्होंने बोला कि आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू है बेटा।
ऐसे हाँ, मेरे को ऐसा बड़ा कोर्डियल लगा। उन्होंने बिल्कुल यही शब्द बोले, बेटा आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। फिर भी हमारे मन में एक चोर रहता है रिजल्ट का कि कहीं सबको ही तो नहीं बोला है। ये रहता है कि कहीं सबको ही बोल दिया हो कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है। बट जब मैंने अपने इंटरव्यू के नंबर देखे, मेरे 106 नंबर लगे थे, तो वो बहुत एक अच्छे नंबर थे। जो ऊपर जो नंबर लगे हैं तो उसमें 100 प्लस एक बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं। सिलेक्शन होने की गुंजाइश ज़्यादा थी। हाँ, क्योंकि एक वो ही डिफरेंस आया, क्योंकि इसमें हरियाणा जुडिशरी में अब जो सिलेक्शन हुए, हम लिस्ट भी देखते हैं तो इन और आउट जो था वो इंटरव्यू ही था। ओके। क्योंकि जर्नली सबके 35, 40 ऐसे मार्क्स लगाए गए, लेकिन जिसका सिलेक्शन हुआ उनके 70 प्लस, 100 प्लस, 130 भी प्लस किसी के लगे हुए हैं। तो वो एक इंटरव्यू जो था वो एक सिलेक्शन पॉइंट रहा कि पर्सनैलिटी टेस्ट उन्होंने करा। मैंने ओवरऑल देखा, कई बार हम सोचते हैं कि नॉलेज टेस्ट होता होगा इंटरव्यू तो, बट इट वाज प्योरली द पर्सनैलिटी टेस्ट। कि पर्सनैलिटी ही देखी कि मैं बिल्कुल नहीं घबराई, मेरे को आ भी नहीं रहा था, फिर भी मैं बड़ा नॉर्मली हंस के कि नहीं आ रहा है सर, विद अ ब्यूटीफुल स्माइल कि सर मेरे को नहीं आ रहा, आप मेरे से पूछ लो। तुक्के नहीं मारे आपने? तुक्के नहीं मारे मैंने कि ऐसा होगा, ऐसा सर ऐसा है क्या, ऐसा मैंने नहीं बोला। मैंने डायरेक्टली बोला कि सर नहीं आ रहा। तो बड़े इससे शायद ऑनेस्टी से खुश हुए होंगे। तो फाइनली मैं सिलेक्ट हुई, सिलेक्ट हो गई और आपको अपनी मंजिल मिल गई। मिल गई सर। और ये आपकी माँ के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं मतलब समझ सकता हूँ कि गांव की महिला के पास अपने पति की जाने के बाद कैसे उन्होंने आपको पढ़ाया होगा और क्या उनका विजन रहा होगा। तो मैं स्पेशली आपकी माँ को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी बच्चों को तालीम दी और आप लोगों ने उसको बेनिफिट तक पहुँचाया। और जब आप अपनी स्टोरी बता रहे थे तो मैं उसमें बिल्कुल डूब रहा था स्टोरी में। मुझे इससे आपकी हार्ड वर्क का पता चलता है कि इस सक्सेस के पीछे आपने कितनी मेहनत की है ना इसमें, और सफलताएं ऐसे नहीं मिलती हैं। बिल्कुल सर। कई लोग है ना थक जाते हैं जल्दी, लेकिन सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि आपकी कहानी को सुन के जो हमारे दर्शक हैं उनका भी थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि हम सब पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। हाँ, पहली बार मैंने इतना लेंथी और इतना एलोब्रेट करने वाला, लेकिन मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा। मैं हरियाणा के युवा साथियों से भी कहना चाहूँगा जो जुडिशरी की तैयारी करते हैं वो अनु के इंटरव्यू को जरूर देखें, ये आपकी बहुत मदद करेगा। और आपकी मैम को भी बुलाऊंगा मैं। बिल्कुल सर। उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आएँ और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। नमस्कार।